हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल का सेशन। स्टार्ट करने वाले हैं हम वोकैबुलरी से। वन बाय वन जितने भी वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज के आर्टिकल के, वो डिस्कस करते हैं। साथ ही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी देख लेंगे। जो पहला वर्ड है वो है सिविलाइजिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। अब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो आपकी एडजेक्टिव भी बन सकती है। मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यूज होगी, जो होती है इज, एम, आर के साथ यूज होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज हो सकती है, जैसे वॉज, वर के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है। एक तो ये यूज होता है आईएनजी फॉर्म का। एक और यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के साथ भी यूज हो सकती है, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां, इसका एग्जांपल लेता हूं, ही वॉज स्क्रीमिंग, तो यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है? वर्ब का फॉर्म प्ले कर रही है रोल। अगर मैं लिखूं अ स्क्रीमिंग लेडी, तो यहां पे लेडी क्या है? नाउन है। तो यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो है, बट जैसे ये यहां पे वर्ब का रोल प्ले कर रही, तो यहां पे ये वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रही, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो यहां पे ये एडजेक्टिव हो गया। तो जैसा हमने देखा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन को मॉडिफाई भी कर सकती है और प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो यूज होती ही है। तो दो रोल ये प्ले कर सकती है। एक और है आईएनजी फॉर्म जो जेरेंड होती है, जो हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया है। अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि जेरेंड का कोई अभी यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। अब सिविलाइजिंग का मतलब क्या है? सिविलाइजिंग मतलब सिविलाइज करना। सिविलाइज मतलब कि ह्यूमन जो वैल्यूज होते हैं, ह्यूमन जो इंटेलेक्ट होता है, एजुकेशन होता है, वो किसी को देना। एजुकेटिंग एंड इम्प्रूविंग अ पर्सन और सोसाइटी, या तो एक पर्सन को एजुकेट करना, एजुकेट मतलब उसको शिक्षा दी गई और उसको बताया गया क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इस सेंस में वो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो, या फिर सोसाइटी को भी कर सकते हो। सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, उनको आप साथ में भी एजुकेट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। या तो मेकिंग समबडीज बिहेवियर और मैनर्स बेटर, या तो ये करते हुए आप किसी के बिहेवियर को, किसी के मैनर्स को अच्छा कर रहे हो, तो उसको भी सिविलाइजिंग कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ह्यूमनाइजिंग होगा, एडिफाइंग होगा। ह्यूमनाइजिंग मतलब ह्यूमनाइज करना है, ह्यूमन नेचर देना। अब ह्यूमन नेचर कैसा होता है? इंटेलेक्ट होता है, ठीक है, वर्च्यू होता है, पता होता है ह्यूमन बीइंग्स को कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है इन एन आइडियल सेंस। तो ह्यूमनाइजिंग मतलब किसी के मॉरल स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, इंटेलेक्ट को इंप्रूव करना। एडिफाइंग भी होता है किसी के माइंड को इंप्रूव करना, माइंड को इन द सेंस के इंटेलेक्ट इंप्रूव हो रहा है, साथ ही जो मॉरल कैरेक्टर है उनका, जो वर्च्यूज हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आपके सिविलाइजिंग के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स होगा डिमोटिंग, वर्जनिंग, मतलब यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चीजें खराब हो रही है, डिमोट हो रही है, मतलब अच्छे से बुरे स्टेट में जा रही है, बैड स्टेट में जा रही है। तो वर्जनिंग भी वही होता है, खराब हो जाना, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज डिस्टोपियन, ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि IAN लगा है। देखो एक नाउन होता है डिस्टोपिया। अब डिस्टोपिया क्या होता है? एक ऐसा वर्ल्ड होता है या एक ऐसी सोसाइटी होता है, इमेजिनरी, रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता है, जहां पे चीजें बेकार है, जहां पे चीजें बहुत खराब है, नाइटमेरिश है, मतलब कि जो खराब चीजें हो सकती है वो वहां पे हो रही है उस सोसाइटी में। कोई सिस्टम नहीं है वहां पे, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रूल नहीं है, ना तो पीस है, ना कामनेस है, ना लोगों में रिलेशन अच्छा है। मतलब एक बहुत ही खराब, जो सबसे वर्स्ट जो स्टेट हो सकता है किसी सोसाइटी का, वो डिस्टोपिया में देखने को मिलता है। और इसी डिस्टोपिया जो नाउन है, इससे बना है डिस्टोपियन, मतलब कि एक टिपिकल ऑफ, मतलब उसके तरह या फीचर करना, फीचरिंग एन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट। मतलब इस तरह का होना एक प्लेस का, किस तरह का? जहां पे सब कुछ एक्सट्रीमली, मतलब बहुत बुरा है या बहुत अनप्लेजेंट है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? ब्लीक एंड नाइटमेरिश। ब्लीक क्या होता है? देखो ब्लीक हम उस सिचुएशन को कह सकते हैं, किसी प्लेस को कह सकते हैं, इन्वायरमेंट को कह सकते हैं, जहां पे हमें कोई होप नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई अच्छी चीज वहां पे प्रेजेंट नहीं है। बहुत ही डिप्रेसिंग सा इन्वायरमेंट होता है और डिस्करेजिंग सा होता है, इंकरेजमेंट हमें वहाँ नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं ब्लीक। नाइटमेरिश, एज यू ऑल नो, नाइटमेयर से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नाइटमेयर कैसा होता है? बहुत डरावना, भयंकर, आपको जागने का मन करता है। तो वैसा ही आप समझ लो एक दुनिया, एक सोसाइटी जो उस तरह की है, तो नाइटमेरिश है।
एंटोनिम्स यूटोपियन जो कि इसका परफेक्ट सिनोनिम है। डिस्टोपिया उसका उल्टा क्या होता है? उसका उल्टा होता है यूटोपिया, जहां पे एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीवन इज हैप्पी, सब कुछ, कोई गलती नहीं है वहां पे, सब कुछ परफेक्ट है, उसको यूटोपिया कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स जो है यूटोपिया एंड डिस्टोपिया काफी बार यूज होता है, आपके आर्टिकल्स में आ जाता है, बुक्स में यूज होता है, क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए इन दोनों वर्ड्स का, ठीक है। आर्केडियन इज ऑल्सो अ परफेक्ट सोसाइटी, ठीक है, सब कोई हैप्पी रहते हैं। जनरली ये रूरल सेंस में यूज होता है, मतलब एक जो रूरल है या कंट्री साइड पे है वैसा जगह, ठीक है। कैसा है? परफेक्ट है, परफेक्ट रूरल और कंट्री साइड लाइफ, तो हम इसको कहेंगे आर्केडियन, ओके। थर्ड वर्ड इज स्ट्रैंडेड। अब स्ट्रैंडेड देखो ईडी लगा है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? वर्ब की सेकंड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गई, बट ये ना एडजेक्टिव भी बन सकता है। जैसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन जाती है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी एडजेक्टिव बन सकती है, ठीक है। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? कोई मतलब फंसा होना किसी जगह पे जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है वहां से निकलने का। अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम सच एज नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी, मतलब एक जगह पे आप फंस गए हो। मोस्टली क्या होता है? स्ट्रैंडेड आइलैंड के लिए यूज होता है। कैसे होता है? एक आइलैंड है, कोई नहीं रह रहा है वहां पे, प्लेन क्रैश हो गया या शिपरेक हो गया, तो वहां पे लोग फंस गए, वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ना तो कोई ट्रांसपोर्ट है ना तो उनके पास मनी है वहां से निकलने का। तो उस स्टेट को स्ट्रैंडेड कहते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं कहूँ स्ट्रैंडेड ट्रैवलर, ट्रैवलर ऐसा है जो स्ट्रैंडेड है, मतलब फंसा हुआ है, स्टक है, ट्रैप्ड है, तो वहां पे एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। तो ध्यान देना, आईएनजी फॉर्म वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म से वर्ब का ही रोल प्ले नहीं करती है, वर्ब का तो करती ही है साथ में। जैसे आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन सकती है, आईएनजी फॉर्म आपकी जरन बन सकती है, वैसे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस सेंटेंसेस में यूज होगा, बट जो थर्ड फॉर्म है उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? मरूंड हो सकता है, शिपरेक्ट हो सकता है। मरूंड का भी मतलब होता है ट्रैप हो जाना, किसी प्लेस पे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। शिपरेक्ट मतलब शिप थी, शिप टूट गई, अब आप बह के कहीं आइलैंड पे पहुंच गए, अब वहां पे आप फंसे हुए हो। एंटोनिम्स क्या होंगे? रेस्क्यूड, फाउंड, रेस्क्यू कर लिया गया, आपको बचा लिया गया, वहां से निकाल लिया गया। यू आर नो लॉन्गर ट्रैप्ड एंड और यू आर नो लॉन्गर स्ट्रैंडेड, यू हैव बीन फाउंड। तो क्या होगा वहां पे? फाउंड, आपको खोज लिया गया। फोर्थ इज इंट्रेपिड, एडजेक्टिव है। इंट्रेपिड क्या होता है? वेरी ब्रेव, जो काफी बहादुर होता है, जिसमें डर नहीं होता है, जिसको डेंजर से, खतरा से, डिफिकल्टीज, चुनौतियों का सामना करने से डर नहीं लगता है, उसे हम इंट्रेपिड कहते हैं। डॉन्टलेस भी कह सकते हैं, गैलेंट भी कह सकते हैं, हीरोइक भी कह सकते हैं, वैलियंट भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वेरी ब्रेव। एंटोनिम्स क्या होंगे? क्रेवन एंड स्पिरिटलेस। क्रेवन एंड स्पिरिटलेस दोनों का ही मतलब होता है कॉवर्डली, जिसमें डर रहता है, ठीक है, ये कॉवर्ड होता है। फिफ्थ इज एंड्योरिंग। एंड्योरिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड्योरिंग किसको कहते हैं? एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो काफी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूइंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको हम कहते हैं एंड्योरिंग। अबाइडिंग भी कहते हैं, परपेचुअल भी कहते हैं, मतलब वही है। अबाइडिंग कहो, परपेचुअल कहो, आप इटर्नल कहो, ठीक है, सीजलेस कहो, मीनिंग सिमिलर होगी। एक चीज जिसका अंत नहीं है, काफी लंबे समय से चल रही है, इतने लंबे समय से चल रही है कि ऐसा लगता है कि उसका कभी अंत होगा ही नहीं। एंटोनिम्स इज आपका इसका एफिमेरल एंड इवेनेसेंट, दोनों का मतलब होता है लास्टिंग या फिर एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे वहां पे क्या था? फॉर अ लॉन्ग टाइम था, तो इसका ऑपोजिट में क्या होगा? फॉर अ शॉर्ट टाइम होगा। तभी तो एंटोनिम्स बने। एफिमेरल, इवेनेसेंट एंटोनिम क्यों बना? क्योंकि जैसे कोई चीज अगर एंड्योरिंग है, अबाइडिंग है, परपेचुअल है, तो काफी लंबे समय से चल रही है, बट वही कोई चीज अगर एफिमेरल हो गई, इवेनेसेंट हो गई, एक और वर्ड होता है फ्लीटिंग, इंपॉर्टेंट है, फ्लीटिंग हो गई, FLEETING, फ्लीटिंग हो गई, तो मतलब ऐसी चीज जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी चलती है। सिक्स्थ इज कॉमेमोरेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ऑफिशियल
किसी को ऑफिशियली रिमेंबर करना, कैसे रिमेंबर करना, कोई पब्लिक सेरेमनी उनके याद में रखा गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया, या फिर कोई स्टैच्यू बनाया गया, या कोई स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई, उनको डेडिकेट की गई कि उनके जो उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसको हम याद करते हैं, उनको प्रीज करते हैं, ठीक है, रिमेंबर करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमेमोरेट। सिनोनिम सेलिब्रेट एंड ऑनर। सेलिब्रेट भी करते हैं मतलब प्रेज करना किसी को, एडमायर करना, ऑनर करना भी मतलब रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना। एंटोनिम्स आर ऑब्लिविएट एंड फॉरगेट। ऑब्लिविएट का मतलब क्या होता है? टू कॉज। ऑब्लिविएट का मतलब होता है टू कॉज समवन टू फॉरगेट, टू कॉज समवन टू फॉरगेट, मतलब कोई पर्सन भूल गया किसी को या किसी चीज को भूल गया, फॉरगेट कर गया, उसको ऑब्लिविएट कहते हैं। 7 इज अनार्की, नाउन है। अब अनार्की क्या होता है? एक सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। कंट्री हो सकती है, उस सिचुएशन कहाँ हो सकता है? कंट्री में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, केओस है पूरा, ठीक है, ऑर्डरलेस चीजें चल रही है, उसको हम कहते हैं एनार्की। केओस भी कह सकते हैं, डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, मतलब समझ लो ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे कोई रूल काम ही नहीं कर रहा है, जिसको जो मन कर रहा है कर रहा है, कोई वहां पे ना मॉरल वैल्यूज हैं, कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे चीजें हो रही है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है जो बताए कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए। उस सिचुएशन को अनार्की कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? हार्मनी, सिस्टम। हार्मनी यानी चीजें अग्रीमेंट में है, अच्छे से चल रही है। सिस्टम, यू ऑल नो, सिस्टम मतलब एक मेथोडिकल वे होता है करने का। सिस्टम अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया मतलब वहां पे चीजें अच्छे से होंगी, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होगी। 8 इज बिसीज्ड। ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। बिसीज्ड का मतलब क्या होता है कि सराउंडेड होना, घिरा होना, किससे? हॉस्टाइल या एनिमी फोर्सेस से। ऐसे फोर्सेस, ऐसे एलिमेंट्स, वो लोग हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, और जो हॉस्टाइल है मतलब जो आपके अगेंस्ट है, जो आपकी एनिमी है, अनप्लेजेंट है, डिफिकल्टीज है, उस डिफिकल्टी से घिरा होना उसको कहते हैं बिसीज्ड। बिलीगर्ड एंड बिसेट भी कहते हैं, सेम ही मीनिंग है। बिलीगर्ड मतलब कि पूरे आप डिफिकल्टी से घिरे हुए हो, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, घिरे हुए हो। बिसेट भी वही होता है, वो चुनौतियां, वो कठिनाइयां आपको अफेक्ट किए जा रही है, कंटिन्यूसली अफेक्ट किए जा रही है। एंटोनिम्स आपका होगा एडेड एंड असिस्टेड। एडेड एंड असिस्टेड दोनों का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। डिसरप्शन इज ऑल्सो अ नाउन। डिसरप्शन क्या होता है? एक सिचुएशन होती है जहां पे चीजें नॉर्मल वे में नहीं चलती है, बहुत डिफिकल्ट होता है चीजों को नॉर्मल वे में चलाना या चलने देना, क्योंकि डिसरप्शन हुआ है, यानी कि डिस्टर्बेंस है, वहां पे डिसऑर्डर है। अब जहां पे डिस्टर्बेंस होगा, जहां पे डिसऑर्डर होगा, डिसरप्शन होगा, वहां पे चीजें अच्छे से चल सकती है ही नहीं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ऑर्डर या कंटिन्यूटी। ऑर्डर है, कंटिन्यूटी है। ऑर्डर है मतलब चीजें अच्छे से चल रही है, सिस्टम है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस है। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्या होता है कि चीजें कंटिन्यू नहीं कर पाएगी नॉर्मल वे में, यहाँ पे कंटिन्यूटी है, चीजें चल रही है नॉर्मल वे में। 10th इज डेटरेंट्स। नाउन है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है नाउन का। सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डेटरेंट होगा। डेटरेंट्स क्या होती है? कोई चीज जो आपको डिस्करेज करती है या ऐसी बनाई गई है कि दूसरों को डिस्करेज करे, दूसरों को प्रिवेंट करे कि वो इंसान एक पर्टिकुलर काम ना करे। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो ऐसी कोई चीज जो किसी को कोई एक काम करने से रोके, उस काम करने से डिस्करेज करे, उसको कहते हैं डेटरेंट, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, फाइन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो फाइन लगता है। तो फाइन्स क्या है? फाइन्स डेटरेंट्स है। क्यों? क्योंकि वो रोकती है किसी को क्या करने से? ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से। तो डेटरेंट वही होता है, कोई ऐसी चीज जो रोके किसी को, डिस्करेज करे कोई काम करने से। उसको हम इम्पेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, हिंड्रेंसेस भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब होता है चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, जो रोकते हैं किसी चीज को होने से या किसी को कोई काम करने से। इम्पेटस और जो इंसेंटिव होता है ये एक्चुअली मोटिवेशन होता है, इंकरेजमेंट होता है, जिसको देख के कोई इंसान काम करना चाहे। जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या होती है, इंसेंटिव्स देती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट देती है अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वो इंसेंटिव क्यों देती है? कि अच्छा परफॉर्मेंस हो, इंप्रूव हो, मतलब चीजें अच्छे वे में चले। इम्पेटस क्या होता है? इम्पेटस होता है कि कोई काइंड ऑफ मोटिवेशन हो गया, कोई इंकरेजमेंट हो गया। जैसे किसी ने स्पीच दे दी, स्पीच बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, बहुत इफेक्टिव थी, स्पीच सुन के बाकी लोग कभी काम
करने को मन कर गया तो वो स्पीच क्या बनी, इम्पेटस बनी, क्योंकि उस स्पीच ने इनकरेज किया लोगों को काम करने के लिए। 11 इज अनएडिंग। अब अनएडिंग क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, अनएडिंग हम उस चीज को कहेंगे, उस पर्सन को कहेंगे जो हमेशा राइट होता है, जो हमेशा एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है। इम्पेकेबल एंड फ्लॉलेस। इम्पेकेबल इज समथिंग विच इज परफेक्ट, मतलब जो चीज परफेक्ट है वो हमेशा राइट होगी, एक्यूरेट होगी, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती है। फ्लॉलेस भी वही होता है, परफेक्ट ही होता है, मतलब कोई मिस्टेक्स, कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है उसमें। फॉलेबल एंड फ्लॉड एंटोनिम्स है। फॉलेबल मतलब कोई चीज जो मिस्टेक कर सकती है या जिसमें मिस्टेक हो सकती है, फ्लॉड जिसमें मिस्टेक है, तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 12 इज डिविएंस। नाउन है। डिविएंस क्या होता है, एक डिफरेंस होता है किसका, किससे, जो वे ऑफ बिहेवियर, जो स्टैंडर्ड लोग नॉर्मल समझते हैं, जो वे ऑफ बिहेवियर, जो बिहेविंग है आपका, जिसको लोग नॉर्मल समझते हैं, जिसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे अलग हो जाना, उससे अलग वे में बिहेव करना, उसको कहते हैं डेविएंस। एबरेशन एंड डाइवर्जेंस भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, कंफॉर्मिटी, एडियरेंस। कंफॉर्मिटी एडियरेंस दोनों का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग। फॉलोइंग व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज एक्सेप्टेड। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस है। पहला है डिसेंट इनटू समथिंग। अब डिसेंट इनटू समथिंग देखो हमेशा क्या होता है, डिसेंट इनटू समथिंग ये हमेशा या तो केओस लिखा रहेगा या मैडनेस लिखा रहेगा। तो सेंटेंस फ्रेज क्या बनेगा, डिसेंट इनटू केओस, डिसेंट इनटू मैडनेस। यही होता है हमेशा, मोस्टली यही होता है। मतलब क्या होता है, कोई अच्छे से बुरे स्टेट में जा रहा है। अ चेंज इन समवन्स बिहेवियर, किसी के बिहेवियर में चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर अच्छे से खराब हो रहा है, मतलब वो पर्सन केओस में जा रहा है, डिसऑर्डर वे में कर रहा है, या मैड हो जा रहा है, मतलब कि उसका जो सोचने का तरीका है वो नॉर्मल नहीं है, खराब हो गया है। तो अ चेंज इन समवन्स बिहेवियर और इन सिचुएशन फ्रॉम गुड टू बैड। चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, गुड से बैड हो रहा है, अच्छे से खराब हो रहा है। दूसरा है इन इट्स इंटायरिटी। ये हम यूज करते हैं तब जब हमें बताना होता है कि किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है, मतलब सब कुछ को इंक्लूड कर दिया गया है, जितना हो सकता था सब कुछ है, उसको हम कहते हैं इन इट्स इंटायरिटी। तो ये हो गया आपका वोकैब। अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल है, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप खुद से पढ़िएगा। तो ये टाइटल है आर्टिकल का, ये उसका डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, तो एक बार आप पढ़ लो खुद से पहले पॉज करके। यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ है, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे ये सेकंड वाला है और ये लास्ट पैराग्राफ है। फिर ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चंस को भी एक बार अपना खुद से करने की कोशिश करो। पैराग्राफ में पैसेज आर्टिकल को आपने पढ़ा, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो भी आप समझे, उनके बेसिस पे पहले आंसर्स को करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर देखना कि आंसर सही कौन सा था। तो चलो देखते हैं आज का आर्टिकल क्या कह रहा है। द थर्ड एडिट, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कंप्लीट्स 70 years, इट्स मैसेज स्टिल रिंग्स ट्रू। क्या कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड एडिट एक बुक की बात की गई है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम है बुक का। कंप्लीट 70 years, 70 साल कंप्लीट कर दिए, मतलब 70 साल हो गए हैं जब से बुक पब्लिश हुई है। इट्स मैसेज स्टिल रिंग्स ट्रू का मतलब क्या है कि जो मैसेज दिया गया है ना लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बुक में, वो मैसेज आज भी सच है, आज भी रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है आज के टाइम्स में भी। The imagination of children as agents of disruption was one of the deterrents to its publication. बुक ने इमेजिन किया था, बुक ने बताया था, कैसे बताया था बच्चों को कि बच्चे एजेंट्स हैं डिस्ट्रप्शन का, मतलब कि बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ये बुक में ये जो इमेज बनाई गई थी बच्चों की कि बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, वॉज वन ऑफ द डेटरेंट्स टू इट्स पब्लिकेशन। मतलब जो ये इमेज थी बच्चों की, जो नेगेटिव इमेज बुक ने बना दी थी कि बच्चे डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, डिस्ट्रप्शन कॉज करते हैं, ये जो नेगेटिव इमेज था यही प्रॉब्लम बन रहा था बुक के पब्लिकेशन में। ये देखते थे, कोई भी पब्लिशर था वो देखता था कि बुक किस बारे में है, फिर वो देखता था कि बुक में बच्चों को इस तरह से दिखाया गया कि बच्चे एजेंट्स हो सकते हैं डिस्ट्रप्शन का, तो पब्लिशर्स बुक को पब्लिश करना नहीं चाहते थे, वो डिस्करेज हो जाते थे। बट गोल्डिंग न्यू दैट जस्ट लाइक एडल्ट्स देयर इज नो वन
वे फॉर अ चाइल्ड टू बी दैट दे टू हैव अ कैपेसिटी फॉर डिविएंस। लेकिन गोल्डिंग जो इस बुक के ऑथर है, उन्हें पता था, क्या पता था, कि जैसे एडल्ट्स हैं, जिस तरह से एडल्ट्स होते हैं, जिस तरह से बड़े होते हैं, देयर इज नो वन वे फॉर अ चाइल्ड टू बी, मतलब चाइल्ड का कोई एक वे नहीं है होने का। मतलब कि क्या कहना चाह रहे समझो, एडल्ट्स जिस तरह से एडल्ट्स होते हैं उसी तरह से चाइल्ड कोई एक वे में नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चाइल्ड का बिहेवियर यूनिफॉर्म होता है, एक ही तरह का होता है। बच्चे भी अलग अलग बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। दैट दे टू हैव अ कैपेसिटी फॉर डिविएंस, और बच्चों में भी कैपेसिटी होता है, बच्चों में भी एबिलिटी होती है कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अलग बिहेवियर, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करे। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि बुक था, ठीक है, 70 ईयर्स पहले पब्लिश हुआ था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, अब 70 ईयर्स हो गए हैं। बुक में जो मैसेज थी वो आज भी रियल है, आज भी ट्रू है, आज भी एप्लीकेबल है। बुक क्यों नहीं पब्लिश हो रही थी? क्योंकि बुक में जो ऑथर है उन्होंने इस तरह से इमेजिन किया था बच्चों को कि बच्चे डिसरप्शन के एजेंट हो सकते हैं, मतलब बच्चे डिसऑर्डर, केओस, डिस्टर्बेंस कॉज कर सकते हैं। अभी बच्चों को इस तरह से दिखाना, क्योंकि देखो बच्चे कैसे होते हैं, हमेशा प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, हमेशा बच्चों को दिखाया जाता है कि वो अच्छे हैं, काफ़ी प्योर है, आपके इनोसेंट हैं। तो ये जो इमेज थी, ये वाली इमेज, ये उससे अलग इमेज थी। तो इस वजह से जो पब्लिशर्स थे वो डिस्करेज हो जा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे बुक को पब्लिश करना। लेकिन गोल्डिंग जो ऑथर थे उन्हें पता था कि सारे के सारे बच्चे हमेशा एक ही बिहेवियर शो नहीं करते हैं। जैसे अडल्ट्स अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, वैसे बच्चे भी अलग अलग बिहेवियर शो कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, देयर इज नो वन वे फॉर अ चाइल्ड टू बी, मतलब क्या कहना चाह रहा है ऑथर कि कोई एक ही बिहेवियर नहीं है जो बच्चे हमेशा दिखाएंगे, बच्चे भी अलग अलग बिहेवियर दिखा सकते हैं और उनमें भी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करे। ठीक है, चलो देखते हैं। Who would people be without the civilizing effects of society? ऑथर ने एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है आज का आर्टिकल। क्वेश्चन क्या है कि who would people be without the civilizing effects of society? अगर सोसाइटी का जो सिविलाइजिंग इफेक्ट्स है, जो सोसाइटी हमें अच्छा हमें इंटेलिजेंट बनाती है, सोसाइटी हमें मॉरल कैरेक्टर्स डालती है, हमें ये बताती है कि अच्छा क्या है, गलत क्या है, हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो सिविलाइजिंग इफेक्ट सोसाइटी का ना हो तो लोग कैसे होंगे? अगर सोसाइटी ना रहे, अगर कोई बताने वाला ना हो कि कैसे इंटेलिजेंट होना है, बताने वाला ना हो कोई क्या सही है क्या गलत है, कोई रूल ना हो, कोई लॉ ना हो, कोई गाइडेंस ना हो, कोई आपका एक मॉरल कंपस ना हो जो आपको बताए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए, तो लोग कैसे होंगे उस सिचुएशन में? लोग कैसे होंगे? इस क्वेश्चन के साथ ऑथर स्टार्ट कर रहे हैं आज का आर्टिकल। विलियम गोल्डिंग imagined it to be a dystopian survivalism। विलियम गोल्डिंग ने कैसा इमेजिन किया? विलियम गोल्डिंग ने इमेजिन किया कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सोसाइटी की सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं रहती हैं, तो सोसाइटी क्या बन जाएगी? एक डिस्टोपियन सर्वाइवलिज्म बन जाएगी। डिस्टोपियन मतलब कि वहां पे सब कुछ खराब होगा। अगर सिविलाइजिंग इफेक्ट सोसाइटी के नहीं रहे तो सोसाइटी बहुत खराब होगी, एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट होगी और सर्वाइवलिज्म होगा वहां पे। मतलब जो लोग हैं वहां के, वो अपना सर्वाइवल के लिए ही वर्क करेंगे। मतलब जो भी उनको लगेगा कि ठीक है सर्वाइवल हो जाएगा उनका, वो काम वो करेंगे। उस तरह का एक वर्ल्ड गोल्डिंग ने इमेजिन किया था अगर सोसाइटी के सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं रहे तो। In his 1954 debut novel, Lord of the Flies, the British novelist wrote of a group of pre-adolescent schoolboys stranded on an uninhabited island after a plane crash and their slow descent into chaos। अब यहाँ पे उस बुक की बात हो रही है जो बुक उन्होंने लिखी थी 1954 में, जो कि डेब्यू नॉवल भी थी उनकी। मतलब ये पहली बुक थी जो उन्होंने लिखी थी 1954 में, अपनी पहली बुक जिसका नाम क्या था? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज था उस बुक का नाम। उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, यानी कि जो विलियम गोल्डिंग है, ठीक है, ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, वो किसके बारे में लिख रहे हैं बुक में? एक ग्रुप है, ठीक है, बच्चे स्कूल बॉयज का, जो कि एक अनइनहैबिटेड आइलैंड में फंस गया है, ठीक है, स्ट्रैंडेड हो गया है।
एक आफ्टर प्लेन क्रैश, प्लेन उनका देखो एक प्लेन था, वो क्रैश हो गया, जो बच्चे थे वो एक आइलैंड पे फंस गए और कैसे वो धीरे धीरे केओस में चले गए, मतलब कैसे उनका बिहेवियर अच्छे से खराब होता चला गया। यही इसी बारे में लिखा है विलियम गोल्डिंग ने अपने डेब्यू नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, जो 1954 में पब्लिश हुई। The theme was such a shock that the manuscript met with several rejection। वो जो थीम है, जो स्टोरी है बुक की, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? यही कि प्लेन क्रैश हो गया, जो स्कूल बॉयज हैं, एक अनइनहैबिटेड आइलैंड, मतलब आइलैंड पे कोई नहीं है, वैसा आइलैंड कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, उस आइलैंड पे फंस गए हैं। और कैसे वो स्कूल बॉयज जो बच्चे हैं, वो कैसे उनका बिहेवियर केओटिक हो गया, एकदम एक्सट्रीमली बैड हो गया, एक्सट्रीमली आपका बहुत ज़्यादा वर्स हो गया उनका बिहेवियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट पे जो बुक लिखी गई थी, ये कॉन्सेप्ट, ये थीम इतना शॉकिंग था, लोग को इतना खराब लग रहा था कि बहुत लोगों ने तो मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन पे रिजेक्शन उनको मिलता गया। इट टुक एन इंट्रेपिड जूनियर एडिटर टू रिकॉग्नाइज इट्स जीनियस एंड पब्लिश इट आफ्टर एडिटोरियल इंटरवेंशन। इतने रिजेक्शन के बाद एक इंटरप्रेट जूनियर एडिटर आया, एक जूनियर एडिटर आया जो ब्रेव था, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज किया, जिसने पहचाना कि इस बुक की जीनियस क्या है, इस बुक की वैल्यू क्या है, ये बुक कितना चीज़ें सिखा सकती है, और उसने उसको पब्लिश किया। कब? आफ्टर एडिटोरियल इंटरवेंशन, मतलब बहुत सारी चेंजेस की बुक में, और चेंजेस के बाद एडिटोरियल क्या होता है? जो एडिट किया जाता है, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब कि बीच में एडिट की गई चीज़ें, और उस एडिट करने के बाद बुक को पब्लिश किया गया। द फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवल, नॉवल का जो फर्स्ट हाफ है, यानी कि फर्स्ट 50% जो नॉवल का था, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द बॉयज इवैक्यूएशन ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर वॉर एंड अ प्लेन्स एक्सीडेंट, जिसमें जो फर्स्ट हाफ में क्या बताया गया है कि कैसे बॉयज़ को ले जाया जा रहा था, न्यूक्लियर वॉर हुआ था, तो बॉयज़ प्लेन से जा रहे थे, और कैसे वो प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि प्लेन क्रैश हो जाती है और बच्चे एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे फंस जाते हैं, और वहाँ पे कैसे उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वो जो फर्स्ट हाफ था जिसमें ये बताया गया था कैसे वो वहां से निकले, कैसे प्लेन क्रैश हो गया, वॉज रीवर्क इन इट्स इंटायरिटी, मतलब उसको पूरी तरह से उस पहले 50% को बुक को चेंज कर दिया गया। जो यहाँ पे बताया गया था ना कि जो ब्रेव जूनियर एडिटर था, उसने बुक की वैल्यू तो समझी थी, बट पब्लिश कब किया था? जब उसने काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ पे सजेस्ट किए थे। तो चेंजेस कहाँ पे किए गए थे? जो पहला फर्स्ट हाफ था नॉवल का, पहला 50%, वहां पे उसको पूरी तरह से ही चेंज कर दिया गया था। सो मच सो दैट गोल्डिंग इज नोन टू हैव said at the end of the exercise that he could hardly bear to look at it। मतलब यहाँ पे क्या है, इसी को और एम्फसाइज किया जा रहा है इस डिस्क्रिप्शन से कि वॉज रीवर्क इन इट्स इंटायरिटी। उसको पहले 50% को जो फर्स्ट हाफ है, जो कि बताता है बॉयज़ के इवैक्यूएशन के बारे में और कैसे प्लेन क्रैश कर गया, यहाँ तक की स्टोरी बताता है वो पहला 50%। तो इस पहले 50% को पूरी तरह से ही चेंज कर दिया गया। इतना चेंज कर दिया गया कि गोल्डिंग, ऐसा माना जाता है कि जब चेंज होकर बुक आई तो गोल्डिंग ले क्या कहा कि ही कुड हार्डली बेयर टू लुक एट इट, मतलब कि इतना चेंज हो गया था कि वो देख ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो लिखा था और जो ये चेंजेस आए हैं ये इतने डिफरेंट है। वो उन्होंने बोला कि मैं तो इसको देख ही नहीं सकता, इतना चेंज हो गया है ये। द एंड प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी एन एंड्यूरिंग क्लासिक दैट लॉन्च्ड गोल्डिंग्स बुकर प्राइज विनिंग करियर। पर जो एंड प्रोडक्ट बना, जो चेंजेस के बाद जो फाइनल बुक बनी, वो कैसी बनी? इट वॉज एन एंड्योरिंग क्लासिक, मतलब एक क्लासिक बुक बन गई, काफी वैल्यूएबल बुक बन गई। क्लासिक किसको कहते हैं? जिसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, जिसको रीडर्स ये समझते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, वो भी एंड्योरिंग क्लासिक बनी, मतलब अभी तक उसको इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक्स माना जाता है। और इसी बुक ने गोल्डिंग का करियर भी लॉन्च किया एज अ राइटर। उनका करियर भी इसी बुक ने लॉन्च किया था, इसी बुक से स्टार्ट हुआ था। और ये कैसा करियर था? बुकर प्राइज विनिंग करियर था, मतलब ये बुक बुकर प्राइज भी जीत गई थी। बुकर प्राइज क्या होता है? बुकर प्राइज मतलब लिटरेचर फील्ड में दिया हुआ एक प्राइज होता है, ठीक है, एक अमाउंट मिलता है, जो सबसे बेस्ट बुक होती है उससे मिलता है बुकर प्राइज। तो क्या हो गया यहाँ पे? हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ऑथर ने स्टार्ट किया ये पूछ के हमसे कि क्या हो अगर सोसाइटी के सिविलाइजिंग
इफेक्ट्स ना रहे, पीपल कैसे होंगे? सिविलाइजिंग इफेक्ट्स क्या होता है? मतलब सोसाइटी कैसे आपको अच्छा बनाती है, सोसाइटी कैसे आपको सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको इंटेलिजेंट बनाती है, आपको ह्यूमन बनाती है। अगर वो इफेक्ट सोसाइटी के ना रहे तो ह्यूमन कैसे होंगे? फिर ऑथर ने विलियम गोल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि विलियम गोल्डिंग ने क्या सोचा था कि अगर सोसाइटी के सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं होंगे तो सोसाइटी डिस्टोपियन सर्वाइवलिज्म होगी। मतलब सोसाइटी डिस्टोपियन होगी, सब कुछ वहाँ पे खराब होगा, सब कुछ अनप्लेजेंट होगा और लोग अपने सर्वाइवल के लिए ही काम करेंगे, ठीक है, रादर देन टू हेल्प ईच अदर, वो अपने सर्वाइवल को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद बुक की बात हुई यहाँ पे कि 1954 में जो उनकी पहली बुक थी, डेब्यू नॉवल थी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसमें कैसे उन्होंने एक बच्चों के ग्रुप के बारे में लिखा था, स्कूल बॉयज के ग्रुप के बारे में लिखा था, जो कि फंस जाता है एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे जब आप उनके प्लेन के क्रैश होने के बाद, और कैसे उनका बिहेवियर खराब हो जाता है, कैसे वो स्लोली डिसेंट इनटू केओस, मतलब कि धीरे धीरे उनका बिहेवियर केओटिक हो जाता है, उनमें कोई ऑर्डर नहीं रह जाता है, कोई ह्यूमन, आपका जो ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं वो नहीं रह जाता है उनमें। अब ये जो थीम था, ये जो कॉन्सेप्ट था बुक का, ये इतना शॉकिंग था कि इस बुक को बहुत बार रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि अब जनरली क्या होता है कि बच्चों को प्योर दिखाया जाता है, इनोसेंट दिखाया जाता है। अब इस वे में बच्चों को दिखाया गया था बुक में कि कैसे वो धीरे धीरे करके एकदम से उनका बिहेवियर एकदम इमोरल बिहेवियर हो गया, बैड बिहेवियर हो गया, एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर हो गया, तो लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उसको, और इसीलिए बुक को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था बार बार। उसके बाद एक ब्रेव जूनियर एडिटर आया, उसने बुक की वैल्यू समझी, काफ़ी चेंजेस सजेस्ट किए, फिर उसको एक फाइनल बुक के फॉर्म में प्रेजेंट किया, ठीक है। विलियम गोल्डिंग को मतलब उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जब पहला 50% जो फर्स्ट हाफ का बुक इतना चेंज कर दिया गया था कि विलियम गोल्डिंग देखना ही नहीं चाह रहे थे कि बुक इतनी चेंज हो गई है। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या हुआ? बुक एक एंड्योरिंग क्लासिक के रूप में उभरी। ऐसा क्लासिक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आज भी मानी जाती है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आगे भी मानी जाती रहेगी क्योंकि एंड्योरिंग है। और इस बुक ने गोल्डिंग के बुकर प्राइज विनिंग करियर को भी लॉन्च कर दिया। तो इतना बताया है ऑथर ने पहले पैराग्राफ में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। The first draft, along with Golding's letters and diaries, will go on display at the University of Exeter this month to commemorate the book's 70th publication anniversary. अब जो पहला ड्राफ्ट है बुक का, मतलब जो पहला फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, जब विलियम गोल्डिंग बैठे होंगे और ये पहली बार जो उन्होंने बुक को लिखी होगी, जो पहली कॉपी होगी जो बाद में एडिट होती है पब्लिकेशन से पहले, उस पहली कॉपी को, उसके साथ गोल्डिंग्स के जो लेटर हैं, विलियम गोल्डिंग की जो डायरीज है, उनको दिखाया जाएगा, डिस्प्ले पे रखा जाएगा। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर में। क्यों दिखाया जाएगा? क्योंकि हम कमोमोरेट कर रहे हैं बुक के 70th पब्लिकेशन एनिवर्सरी को, हम प्रेज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये काम किया है। Golding's novel had been a response of sorts to Scottish author R.M. Ballantyne's The Coral Island, which had a similar premise, but where the children were rescued by their faith and cultural resilience. अब जो गोल्डिंग का जो नॉवल है, ठीक है, हैड बीन अ रिस्पॉन्स ऑफ सॉर्ट, मतलब एक तरह का एक रिस्पॉन्स था, एक रिप्लाई था। जो गोल्डिंग ने जो नॉवल लिखी, उसको हम एक तरह से रिप्लाई देख सकते हैं कि गोल्डिंग ने नॉवल लिखे किसी को रिप्लाई किया था। किसको रिप्लाई किया था? स्कॉटिश ऑथर हैं R.M. बैलेंटाइन, उनका एक नॉवल आया था द कोरल आइलैंड, ठीक है। कोरल आइलैंड का भी स्टोरी बहुत सिमिलर था विलियम गोल्डिंग के बुक से, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से, ठीक है। बस डिफरेंस ये था कि जो बच्चे थे, जैसे वो क्या थे, वो रेस्क्यू हो गए थे बाय देयर फेथ एंड कल्चरल रेजिलियंस, मतलब जो बच्चे थे वहाँ पे इस बुक में कोरल आइलैंड में जो बच्चे रहते हैं उनका बिहेवियर खराब नहीं होता, उनमें जो उनका फेथ है, जो उनके कल्चरल वैल्यूज है, वो बने रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर थी, बट डिफरेंस क्या था दोनों नॉवेल्स में? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, जो कि विलियम गोल्डिंग की नॉवल है, उसमें बच्चे धीरे धीरे इमोरल बिहेवियर शो करने लगते हैं, बच्चे दे डिसेंड इनटू केओस। लेकिन जो R.M. बैलेंटाइन का जो नॉवल था कोरल आइलैंड, स्टोरी सेम थी कि बच्चे उसमें भी फंसते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे इमोरल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। वहाँ पे बच्चों का जो फेथ है और जो बच्चों का जो कल्चरल उनकी वैल्यूज है, वो बनी की बनी रहती है, वो खराब नहीं होती है। तो इस वे में ऑथर कह रहे हैं कि गोल्डिंग का जो नॉवल है वो रिप्लाई है एक तरह से R.M. बैलेंटाइन के नॉवल कोरल आइलैंड को। क्यों रिप्लाई है? क्योंकि R.M. बैलेंटाइन ने एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा कि अगर ऐसा होता है कि लोग फंस जाए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं है, तो क्या लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। तो R.M. बैलेंटाइन ने क्या, ये R.M. बैलेंटाइन के नॉवल में क्या था कि बच्चों में फेथ रहा था, कल्चरल रेजिलियंस रहा था,
तो आर.एम. बैलेंटाइन ये मैसेज भेजना चाहते थे, ये पर्सपेक्टिव था उनका कि लोगों में लोग खराब नहीं होंगे। लेकिन जो विलियम गोल्डनिंग है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना चाहते थे सेम सिचुएशन में, कि ये भी पॉसिबल है कि वो बिहेवियर खराब कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि उनका बिहेवियर खराब हो सकता है, वो इमोरल हो सकते हैं, वो उनका डिसेंट इनटू केओस हो सकता है। तो एक काइंड ऑफ इसीलिए कहा है ऑथर ने कि इन्होंने रिप्लाई किया विथ एन ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू इस नॉवल के। बट गोल्डिंग बिलीव दैट द ऑल्टरनेटिव वाज द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी। लेकिन गोल्डिंग का बिलीफ ये था, देखो कोरल आइलैंड में जो भी दिखाया था आर.एम. बैलेंटाइन ने कि एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखा था कि लोगों में कल्चरल वैल्यूज रहेंगे, लोग में फेथ रहेगा। लेकिन गोल्डनिंग का ये मानना था कि जो ऑल्टरनेटिव है, मतलब जो दूसरा सिचुएशन है जहाँ पे डिसेंड इनटू केओस हो गया, जहाँ पे लोग का बच्चों का जो बिहेवियर है वो खराब हो गया, वो ज्यादा पॉसिबल है। गोल्डनिंग ये बिलीव करते थे कि अगर ऐसी सोसाइटी हो जाए जहाँ पे उसके सिविलाइजिंग इफेक्ट्स ना रहे, तो ज्यादा चांसेस इसके हैं कि लोग वो सोसाइटी डिस्टोपियन सर्वाइवलिज्म में कन्वर्ट हो जाए, वहां के लोग इमोरल बिहेवियर शो करने लगे, बैड बिहेवियर, एक्सट्रीमली बिहेवियर शो करने लगे। तो गोल्डनिंग ये बिलीव करते थे कि ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है, दूसरे वाले सिचुएशन की होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे चीजें खराब हो गई है। Anarchy that led to a corruption of empathy and moral values, no matter the age of the besieged. गोल्डनिंग का क्या था कि अगर सोसाइटी में सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं रहेंगे तो वहाँ पे अनार्की होगा, ठीक है, वहाँ पे टोटल लॉलेसनेस होगा, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है, और जो एम्पैथी होती है लोगों में, जो मॉरल वैल्यूज हो जाते हैं, वो उनका करप्शन हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे, एम्पैथी चली जाएगी, मॉरल वैल्यूज चले जाएंगे। नो मैटर द एज ऑफ द बेसिस्ड, एज से कोई मैटर नहीं है, मतलब कि वो बच्चे हो, बड़े हो, कोई किसी भी एज के हो, ये चीज होगी ही होगी, अनार्की आएगा ही आएगा, एम्पैथी जाएगी ही जाएगी, और मॉरल वैल्यूज खत्म होंगे ही होंगे, चाहे वो कोई भी एज का हो। तो गोल्डनिंग का बिलीफ इसमें था। This imagination of children as agents of disruption had been one of the deterrents to his publication। और यही जो गोल्डनिंग का इमेजिनेशन था इस तरह से कि अगर सोसाइटी के सिविलाइजिंग इफेक्ट्स ना रहेंगे, सोसाइटी ये नहीं सिखाएगी कि क्या सही क्या गलत है, तो लोग ऑटोमेटिकली गलत बिहेवियर ही करेंगे शो। तो ये जो इमेजिनेशन था चिल्ड्रन के फॉर्म में उनका, यही डिसरप्शन बना हुआ था, यही बार बार रोक रहा था बुक को पब्लिश होने से। But Golding knew in the unerring way that writers and observers of human behavior sometimes do। पर गोल्डिंग जानते थे, किस तरह से जानते थे, जैसे राइटर्स होते हैं जो, और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो गोल्डिंग ने भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया था, और इस स्टडी को देखते हुए उन्होंने ये आइडियलाइज किया था, ये इमेजिनेशन किया था कि ऐसी सोसाइटी हो सकती है। That just like adults there is no one way for a child to be, कि adults के ही तरह, जैसे adults क्या होते हैं, अलग अलग बिहेवियर शो कर सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में, खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो उसी तरह जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग बिहेवियर शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही प्योर होंगे, हमेशा ही इनोसेंट होंगे, एक ही बिहेवियर हर सिचुएशन में वो अपना शो करते रहेंगे। दैट दे टू हैव अ कैपेसिटी फॉर डिविएंस, कि बच्चों में भी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो खराब बिहेवियर शो कर सकते हैं। एज द पोएट कमला दास रोट इन द पोयम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, कमला दास ने जैसे लिखा है अपने पोयम में, क्या लिखा है, पोयम क्या है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन पोयम है, क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स दे लाफ इन mirth एट अदर्स टील्स। मतलब चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, फनी यहाँ पे मतलब ये नहीं कि अम्यूजिंग नहीं बता रही है कमला दास की, बहुत ही मजाकिया होते नहीं, फनी मीन्स स्ट्रेंज, कि बच्चे बहुत विचित्र होते हैं, दे लाफ वो हंसते हैं, इन mirth मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी में वो हंसते हैं, एट अदर्स टीयर्स मतलब दूसरों के आंसुओं को देख के, दूसरों के सैडनेस को देख के, दूसरे की जो खराब सिचुएशन है उसको देख के बच्चे हंसते हैं। तो कमला दास ने लिखा है, तो ये जरा बताना कमला दास का जो ये पोयम है इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस आर्टिकल से। तो देखो गोल्डिंग का व्यू क्या था कि बच्चे हमेशा प्योर नहीं होंगे, बच्चे हमेशा इनोसेंट नहीं होंगे, बच्चे भी एडल्ट्स की तरह खराब बिहेवियर शो करते हैं। इसी को गोल्डिंग ने अपने नॉवल में भी दिखाया, कैसे प्लेन क्रैश हो गया, वो एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पे थे, वहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं थी, मतलब कोई सिखाने वाला नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, कोई बताने वाला नहीं था कि ये करो वो करो, तो कैसे बच्चे ऑटोमेटिकली खराब बिहेवियर शो करने लगे थे, उनका डिसेंड इनटू केओस हो गया था।
कमला दसन ने भी वैसा ही कुछ लिखा है अपने पोयम में। उनकी जो लाइन है चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, मतलब चिल्ड्रन बहुत स्ट्रेंज होते हैं, क्यों हंस रहे हैं दूसरों के आंसू देख के, दूसरे के आंसू मतलब दूसरा दुख में है और वो खुशी के मारे उसको देख के हंस रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो वो खराब बिहेवियर ही शो कर रहे हैं ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ये कमला दस के जो पोयम है अग्री करता है गोल्डिंग के बिलीफ से, क्योंकि गोल्डिंग का बिलीफ ये था कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जहाँ पे सोसाइटी की सिविलाइजिंग इफेक्ट्स ना रहे तो डिसेंट इनटू केओस होना ही है, डिस्टोपियन ज़्यादा चांसेस है कि डिस्टोपियन सर्वाइवलिज्म हो जाएगा, लोगों का बिहेवियर जो मॉरल वैल्यूज़ है वो करप्ट हो जाएंगे और लोग बैड बिहेव करेंगे, और इसी को उन्होंने अपने बुक में दिखाया भी था। तो यही था पूरा आपका आर्टिकल, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इंसाइटफुल था, बहुत चीज़ें हमें आज समझने को भी आर्टिकल में मिली, क्योंकि जिस तरह से लिखा गया था आर्टिकल को तो काफ़ी चीज़ें हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थी कि कैसे ऑथर ने लिखा है, चीज़ें हमारे सामने रखी, हम किस वे में समझ रहे हैं। जो टोन है इस आर्टिकल का वो हम कह सकते हैं कि अगर टोन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्टिव टोन है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव बता रहे हैं। यहाँ पे भी हाँ इंफॉर्मेटिव टोन ही हम इसको कहेंगे। हाँ, एक तो इंफॉर्मेटिव है, दूसरा अगर कोई हमें टोन में यहाँ पे दिख रहा है कि कोई अलग वे में कुछ यूज़ किया हो ऑथर ने, यहाँ पे भी वो कोरल आइलैंड के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एनालिटिकल टोन भी कह सकते हैं कि काफ़ी जगह उन्होंने एनालाइज किया है चीज़ों को। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो विलियम गोल्डिंग के नॉवल को ये कहना कि वो R.M. बैलेंटाइन के नॉवल का एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है, तो ऐसा नहीं कि विलियम गोल्डिंग ने रिस्पॉन्स में ही लिखा था, पर ऑथर इस तरह से परसीव कर रहे हैं कि वो एक बुक एक रिस्पॉन्स है, एक रिप्लाई है इनके बुक का। जैसे उन्होंने अपने बुक में एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखा था तो वैसे ही इन्होंने रिप्लाई किया था गोल्डिंग का। ऐसा लगता है कि एक रिप्लाई ही है कि एक नेगेटिव व्यू पॉइंट के साथ इनका जो बुक, तो ये भी यहाँ पे एनालिटिकल टोन भी उनका है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए करना। हाउ डज गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कॉन्ट्रास्ट विद R.M. बैलेंटाइन द कोरल आइलैंड। जो गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बुक है वो कैसे कॉन्ट्रास्ट करती है, कैसे डिफर करती है, अलग है R.M. बैलेंटाइन के कोरल आइलैंड से, तो देखते। The coral island depicts the triumph of human nature while Lord of the Flies portrays its downfall. कोरल आइलैंड क्या दिखाता है, ह्यूमन नेचर का ट्रायम्फ, मतलब ह्यूमन नेचर जो है वो जीत जाता है कोरल आइलैंड में, जबकि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में ह्यूमन नेचर का डाउनफॉल हो जाता है, ह्यूमन नेचर हार जाती है, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से हम ये, कोरल आइलैंड में क्या हुआ था, जो बच्चे थे उनका फेथ, उनका कल्चरल जो वैल्यू था, रेजिलियंस था, वो बना रहा था, मतलब ह्यूमन नेचर जीता था वहाँ पे, ह्यूमन नेचर बना रहा था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्या हुआ था, जो बच्चे थे दे डिसेंडेड इनटू केओस, उनका बिहेवियर कैसा हो गया था, केओटिक हो गया था, वो डिसऑर्डर में चले गए थे, केओस में चले गए थे, एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर शो करने लग गए थे, तो वहाँ पे ह्यूमन नेचर का डाउनफॉल हो गया था। तो ये तो हम रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बाकी को एलिमिनेट करते हैं। both novels show children reverting to savage instinct। दोनों ही नॉवल्स में दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो सैवेज इंस्टिंक्ट यानी कि जो उनका जो खराब बिहेवियर है वो दिखाने लग गए। सैवेज इंस्टिंक्ट क्या होता है, सैवेज मतलब कि रिजेंबलिंग टू एनिमल्स। अब एनिमल्स क्या होते हैं, अपने लिए एनिमल में कोई ये जो मॉरल वैल्यूज तो होते नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, ठीक है। दे डोंट नो व्हाट इज राइट, दे डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। तो बच्चे भी यही जो सैवेज इंस्टिंक्ट है यही दिखाने लग गए थे, बच्चों में भी ये हो गया था, उनको भी पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, वो भी अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे। तो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में दिखाया गया है, बट R.M. बैलेंटाइन का जो नॉवल है कोरल आइलैंड, वहाँ पे ये शो नहीं हुआ है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि दोनों नॉवल में शो हुआ है, तो ये गलत हो गया। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हैज अ होपफुल एंडिंग व्हाइल द कोरल आइलैंड डज नॉट। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को क्या हम कहेंगे होपफुल एंडिंग है, जिस बुक में ये दिखाया गया था और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में क्या हुआ था कि डिसेंडेंट ऑफ केओस हो गया था, बच्चों का बिहेवियर खराब हो गया था, तो होपफुल कैसे है वो। कोरल आइलैंड की होपफुल थी ना, कि अगर कोई कोरल आइलैंड पढ़ता है तो उसको लास्ट में क्या मिलेगा कि बच्चे अच्छे थे, बच्चों का जो ह्यूमन नेचर था बना रहा, कल्चरल वैल्यूज बने रहे, ठीक है, वो प्योर ही रहे, तो वहां से रीडर को होप मिलेगा ना। अगर वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ेगा तो वो होपफुल कैसे रहेगा, जिसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों का बिहेवियर खराब हो गया, तो इसमें तो एक नेगेटिव साइड दिखाया गया है ना, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है।
गोल्डिंग्स नॉवल प्रेजेंट अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव एट द कोरल आइलैंड। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव है या नहीं गोल्डिंग के नॉवल में, ये पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। बोथ नॉवल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल रेजिलियंस इन सर्वाइवल। दोनों ही नॉवेल्स एम्फसाइज करते हैं क्या कि कल्चरल रेजिलियंस का कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो एम्फसाइज कर रहे या नहीं कर रहे ये हम नहीं पता, हमें कैसे नहीं पता। एक नॉवल तो यहाँ पे है R.M. वैलेंटाइन को कह सकते हैं कि हाँ वो कर रहा है एम्फसाइज कल्चरल रेजिलियंस, क्योंकि बच्चे लास्ट में बच जाते हैं और उनमें कल्चरल वैल्यूज रहते हैं। बट इस नॉवल से हम कैसे कह सकते हैं कि कल्चरल रेजिलियंस का सर्वाइवल में क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज रहते ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर ये है हमारा, जिसको हमने पहले कहा कि कहाँ पे ह्यूमन नेचर का ट्रायम्फ हुआ था कोरल आइलैंड में, और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में उसका डाउनफॉल हुआ था। According to the passage, what belief does William Golding express about human nature? Human nature के बारे में गोल्डिंग और विलियम गोल्डिंग का क्या बिलीफ है पैसेज के अकॉर्डिंग, देखते हैं। चिल्ड्रन आर फंडामेंटली इनोसेंट एंड प्योर। चिल्ड्रन फंडामेंटली इनोसेंट होते हैं, प्योर होते हैं, मतलब चिल्ड्रन हमेशा इनोसेंट ही रहते हैं, प्योर ही रहते हैं, उनका नेचर ही है इनोसेंट रहना, प्योर रहना। क्या ये सही है? तो नहीं, विलियम गोल्डिंग ये नहीं बिलीव करते थे। उन्होंने बुक जब लिखी, जब बुक में उन्होंने दिखाया कि बच्चे कैसे बैड बिहेवियर शो करने लगे, और स्पेशली उनका जो ये लाइन है यहाँ पे देखो, एक लाइन काफी अच्छी लिखी है। गोल्डिंग न्यू in the unerring way that writers and observers of human behavior sometimes do just like नहीं ये नहीं, हाँ यही है, that just like adults there is no one way for a child to be that they too can have a capacity for deviance। अब ये क्या है ना कि बच्चे में भी कैपेसिटी है डिवियंस का, बच्चे भी जो एबनॉर्मल बिहेवियर अनएक्सेप्टेड बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो गोल्डिंग ये थोड़ी मानेंगे कि नहीं वो हमेशा इनोसेंट ही रहेंगे, जबकि उन्होंने कह दिया है कि बच्चे भी अलग अलग बिहेवियर शो कर सकते हैं, तो ये गलत। सोसाइटी प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिसेंडिंग इनटू केओस। अब क्या ये विलियम गोल्डिंग बिलीव करेंगे? विलियम गोल्डिंग ने क्या दिखाया कि जब सोसाइटी के सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं थे तो कैसे डाउनफॉल हो गया ह्यूमन नेचर का, कैसे दे डिसेंडेड इनटू केओस। तो उससे हम ये इन्फर तो कर सकते हैं कि हाँ सोसाइटी ही लोगों को प्रोटेक्ट करती है। सोसाइटी जब नहीं थी उसके आपके सिविलाइजिंग इफेक्ट्स नहीं थे तो डाउनफॉल हो गया था, मतलब सोसाइटी ही प्रोटेक्ट करती है, सोसाइटी रहती है तो डाउनफॉल नहीं होता है, तो ये हम कर सकते हैं इन्फर। तो हाँ ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिलीफ वो रखते हैं ह्यूमन गोल्डिंग। कल्चरल रेजिलियंस इज द की टू सर्वाइवल। अब ये कहना कि कल्चरल रेजिलियंस ही की टू सर्वाइवल का, अब ये देखो बहुत ब्रॉड हो गया, सर्वाइवल किसी वे में भी हो सकता है, ठीक है। ये कहना कि कल्चरल रेजिलियंस मतलब कल्चरल वैल्यूज का होना सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना तो ऑथर ने कहीं पर भी इम्प्लाई किया है ना कभी कहीं कहा है डायरेक्टली, तो इसको हम गलत कहेंगे। ये बहुत ब्रॉड सेंटेंस है, ठीक है। एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू डेविएट फ्रॉम मॉरल वैल्यू देन चिल्ड्रन। अब ये भी कहना गलत है कि एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू डेविएट, क्योंकि ऑथर ने कोई कंपैरिजन नहीं किया, उसने बस ये बताया विलियम गोल्डिंग की लाइंस को कोट करके कि दोनों में कैपेसिटी होती है, एडल्ट्स भी बैड बिहेवियर शो कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, बट ज्यादा कौन कर रहा है कम क्या कर रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं किया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। एम्पैथी रिमेन्स इंटैक्ट इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब एम्पैथी हमेशा रहती है नहीं। विलियम गोल्डिंग ने क्या बोला था यहाँ पे देखो, विलियम गोल्डिंग क्या बिलीव करते थे कि एनार्की हो जाएगा, एम्पैथी करप्ट हो जाएगी, मॉरल वैल्यूज करप्ट हो जाएंगे। तो ये वो तो थोड़ी मानेंगे कि किसी भी तरह कोई भी सिचुएशन हो एम्पैथी बनी ही रहेगी, नहीं एम्पैथी तो करप्ट हो जाएगी। जब सोसाइटी नहीं रही तो एम्पैथी करप्ट हो गई, ठीक है। तो बचा क्या ये वाला आंसर कि सोसाइटी ही प्रोटेक्ट करती है लोगों को डिसेंड करने, केओस में डिसेंड करने से। What is the significance of Kamala Das poem Punishment in Kindergarten in the context of the passage? कमला दास का जो पोयम है Punishment in Kindergarten, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? It contrasts children innocence with Golding's view of the capacity for deviance। ये जो कॉन्ट्रास्ट करते हैं मतलब ये अलग दिखाती है। जैसे गोल्डिंग का जो व्यू था, पर्सपेक्टिव था कि बच्चे डिविएंट हो सकते हैं, बच्चे नॉर्मल बिहेवियर शो कर सकते हैं, कमला दास का पोयम क्या दिखा रहा था चिल्ड्रन का कि चिल्ड्रन इनोसेंट होते हैं। तो क्या कमला दास का पोयम ये दिखा रहा था कि चिल्ड्रन इनोसेंट होते हैं? वो तो ये दिखा रहा था ना कि कैसे बच्चे हंस रहे थे दूसरों के दुख को देख के, तो इनोसेंट की तो बात नहीं है वहाँ पे, वो तो बैड बिहेवियर है। इट हाईलाइट्स द एम्पैथी एंड मॉरल वैल्यूज प्रेजेंट। देखो अब ये भी कहना गलत होगा क्योंकि कमला दास की पोयम भी बच्चों चिल्ड्रन के नॉर्मल बिहेवियर को हाईलाइट कर रही थी, विच इज अ नेगेटिव थिंग, तो पॉजिटिव तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इट सपोर्ट्स द नोशन दैट चिल्ड्रन कैन बी क्रूअल एंड इंडिफरेंट टू अदर सफरिंग। हाँ ये सपोर्ट करती है उस नोशन को कि चिल्ड्रन भी क्रूअल हो सकते हैं,
विलियम गोल्डिंग जैसे कह रहे थे कि चिल्ड्रन भी अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं और कैसे उनके बुक में बच्चों का बिहेवियर खराब हो गया था, उसी तरह से कमला दास की जो पोयम है वो भी सपोर्ट करती है इस नोशन को, इस आइडिया को कि चिल्ड्रन भी क्रूअल हो सकते हैं, इनडिफरेंट हो सकते हैं कि बाकी के सफरिंग की तरफ, कि कैसे सामने वाला रो रहा है बट वो हंस रहे हैं, ये चीज़ वो शो करता है कि वो क्रूअल हो सकते हैं, इनडिफरेंट हो सकते हैं। इट क्रिटिक्स गोल्डिंग डिपिक्शन ऑफ चिल्ड्रन। अब क्रिटिक्स करना कि जो कमला दास की पोयम है वो गोल्डिंग के जो जिस तरह से चिल्ड्रन को डिपिक्ट किया है उसको एनालाइज कर रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, इतना ये तो नहीं कर रही है, वो ये गलत हो गया। इट रीइंफोर्स द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्श रियलिटीज। अब ये भी बहुत फार फेच्ड है कि कमला दास की पोयम ये बता रही है कि बच्चों को बचाना चाहिए हार्श रियलिटीज से, जो कि वर्ल्ड की जो हार्श रियलिटीज है, दुनिया की जो हार्श रियलिटीज है, जैसे सफरिंग है, पॉवर्टी है, इनसे बच्चों को बचाना चाहिए। तो ये भी नहीं कह रहा, ये भी दोनों भी आउट ऑफ द स्कोप चला गया। आंसर क्या है? ये जो सबसे क्लोज है। तो ये रहा आज का एडिटोरियल का सेशन। हमने वोकैबुलरी कर ली, हमने आर्टिकल रीड कर लिया, क्वेश्चंस भी देख लिए, क्वेश्चन भी कर लिए। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। जो भी आपकी ओपिनियन है इस सेशन को लेके आप हमें शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है आपको इस सेशन से लेके, वोकैब से रिलेटेड कोई डाउट है आपका, या फिर आपका इस पैसेज आर्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट है, या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं वो जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।